प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज यहाँ होगी और ये इसका फील्ड ऑफ विजन हो। शांत हो जाओ। और अगर ऑब्जर्वर इस हिस्से में तो इसको इमेज दिखाई देगी, अदरवाइज दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट है, इमेज इधर होगी और फील्ड ऑफ विजन ये, ठीक। इसी में नंबर ऑफ इमेजेस, तो ये यहाँ पर रख सकते हैं। इस वाले केस में इंफिनिटी आएगी और इस वाले केस में हमें निकालनी पड़ेगी। और इस वाले केस में जो इंफिनिटी आएगी उनकी लोकेशन होगी, जैसे 5 होगा ये 15 होगा, तो इसकी पहली इमेज 5 है, इसकी पहली इमेज 15, इसकी अगली और इसमें 40, इसमें 7, सॉरी 15 और 5 20, 1 मिनट 20 आएगा, 30 मिनट आएगा। याद है, एक भी बनेगी, सभी में कॉमेंट होता है, सिर्फ हो। और लॉजिक क्या है, 1 मिनट पहली इमेज इस पर आई कहां 5 पे, और ये इमेज जब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती तो तब ये कितना 20 और 5 25, तो 25 पीछे आ, तो 5 के बाद इधर 25 आएगा। फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती तो इस 25 में बीच जुड़ जाता, तो इधर यस। सिमिलरली इस वाले में वैसे इंफिनिटी ये सीरीज कभी खत्म नहीं हो, लेकिन इस वाले में ये ओवरलैपिंग की दिक्कत आ जाएगी, जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री, तो ये M1 M2 M1 M2, M1 तो पहला कहां होगा 20 डिग्री, अगला यही 20 उस तरफ जाएगा 70, और इसका पहले कहां होगा 30, और यहां कितना आएगा 30 और 50, फिर 50 और फिर 50, फिर 50, फिर 50, और लास्ट के 2 के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर 120, 170 और इनका सम 50, अगर ये 360 हो जाता, लेकिन है अगर हो जाता तो हम एक डिस्कार्ड करते हैं इसमें से, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही हो, लेकिन ओवरलैप की नहीं, तो टोटल इमेजेस 4 और 3 7, 4 M2 ने बनाई, 3 M1 ने बनाई, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस भी हमने देखी, और अगला वेलोसिटीज, और इसमें वेलोसिटी सबसे आसान थी। तो इसमें वेलोसिटी हमने देखी, अगर इसकी V1 है, इसकी V2 है, तो इसकी वेलोसिटी V3 होती, इसकी वेलोसिटी V4 आती। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी आती, इस तरफ V1 प्लस V3 और ऊपर V4 पे इंडिपेंडेंट होगा। और सही भी बात, ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है और मिरर हम ऊपर नीचे ऐसे करते तो इमेज जहां है वही बनी रहेगी, मतलब मिरर अगर ऊपर नीचे होता तो इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिरर आगे x आता तो इमेज 2x आ जाती। तो मिरर की इस कंपोनेंट का डबल असर, इस कंपोनेंट का कोई असर नहीं। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता इमेज ऊपर जाती, और उतना ही, तो इसका V2 एज इट इज, और ये अगर V1 आता तो ये भी V1 ही आता, तो V1 एज इट इज पलट गया, तो V1 V1 V3 2V3, इसका कोई असर नहीं। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो प्लेन मिरर में तो किसी भी तरह की दिक्कत होगी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आया स्फेरिकल, पहले प्लेन सरफेस लेते हैं, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इमेज, और इसकी इमेज देखने के लिए ये अगर ऐसे तो यहां से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये डिस्टेंस अगर d है, ये म्यू है, तो ये डिस्टेंस म्यू d, ठीक। तो इसके लिए तरीका यही है कि आप रे डायग्राम बनाइए टुवर्ड्स द नॉर्मल में,
और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो म्यू। और ये तभी ट्रू है जब आई और आर स्मॉल है। ठीक है, इसमें एपरेंट डेप्थ वाला प्रूफ स्कूल में पूछा जा सकता है। एपरेंट डेप्थ वाला प्रूफ स्कूल में आ सकता है। और ये प्रूफ लिखने के लिए हम वही करेंगे, ये म्यू है, ये 1 है, यहां से ये फिगर बनाएंगे, ये ऐसे, और इसमें ये वाला एंगल हमारा आई है, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा आर है। तो यहां ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और ये पॉइंट हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट इमेज, समझ गए? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां से हम लिखेंगे कि साइन आई, म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, और साइन आई की वैल्यू रफली इक्वल टू म्यू टेन आई इज इक्वल टू टेन आर। ये समझ गए? और आई एंड आर स्मॉल है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और टेन आई की वैल्यू क्या होगी? ए बी अपॉन ए, और टेन आर की वैल्यू ए बी अपॉन ए आई। तो म्यू की वैल्यू ए ओ अपॉन ए आई, या ए आई की वैल्यू ए ओ बाय म्यू। तो ये एपरेंट इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय म्यू। ये स्कूल में आ सकता है, ठीक? तो स्कूल में आए तो आपको समझिए क्या करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल देखना है और टेन थीटा की वैल्यू करेंगे हिसाब से, ठीक? चलो, तो प्लेन सरफेस का इमेज फॉर्मेशन म्यू पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, अगर हमें ये पता है म्यू ज्यादा है या कम है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। मेरे का छापने की जरूरत नहीं, पहले ही स्कूल वाला लिख चुके हो, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए इसका 3/2, इसका 4/3, और रेज ऐसे आ रहे हैं, ये यहां से मान लीजिए 40 पे मीट करते हैं। अब कहां मीट करेंगे ये पता करना है। तो 40 से ज्यादा है, कम, ये सोचना है। टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अवे फ्रॉम नॉर्मल कौन सा है ये समझना है। और अवे मतलब वैल्यू कम आ गई, और वैल्यू कम आ गई तो 40 इंटू छोटा अपॉन आ गया, समझ? ठीक है, लेकिन हम ये बात करें, अगर ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, हमें पता नहीं कि कौन सा बड़ा है, तो हमें पता नहीं इसके पास साफ फिगर क्या बनना है, तो कोई भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने फिगर ये बनाया, ध्यान दीजिए, अगर ये फिगर बनाया है तो ये डिस्टेंस अगर डी है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये फिगर कब बनाया होगा? जब म्यू2 बड़ा होगा, और अगर म्यू2 बड़ा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, तो हमारा न्यूमरेटर में क्या है? तो ये आंसर सही है, क्योंकि अगर म्यू2 छोटा होगा तो ये वाला फिगर ऐसे बन जाएगा, और ये डिस्टेंस अपने आप ही कम निकल आएगी। मतलब एक किसी केस के लिए आंसर लिखिए, बैलेंस के लिए, ठीक? आगे समझ? तो ये फ्लैट सरफेस की इमेज हो गई। अब हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो ये इसकी इमेज फॉर्मेशन। वेलोसिटी इसकी बहुत ही आसान। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये v1, ये v2, और फिर से मैं पता है नहीं तो मैंने क्या मान लिया, ये वाला केस मान लिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज की वेलोसिटी मतलब मैंने क्या माना, म्यू2 बनाया, और इसके हिसाब से ये v2 है, तो इसका ये कंपोनेंट विल रिमेन v2। कॉमन सेंस से बढ़ के कुछ नहीं। ये अगर इधर है तो इसकी इमेज यहां आती, ये अगर x ऊपर जाता तो इमेज एग्जैक्टली x से ऊपर जाती, क्योंकि ये पीछे खिसक रहा है, ये भी पीछे खिसक रहा है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये इधर जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, ये अगर डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस म्यू2 बाय म्यू1 y, तो इसका रेट ऑफ चेंज भी म्यू2 बाय म्यू1 गुना होगा, और ये अगर पास आएगा तो ये पास आएगा। हमेशा ये रख लीजिए, जब भी रिफ्रैक्शंस होंगे ये वाली वेलोसिटी पैरेलल होगी,
मतलब सेम डायरेक्शन को, चाहे वो लेंस हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे फ्लैट सरफेस हो। लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम होती है रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन में हमेशा अपोजिट होती है। ट्रांसवर्स वाली वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वाली तो ये पास आएगा तो इसको पास आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये पोल पे पहुंचेगा इसको पोल पे पहुंचना देते हैं। ठीक, तो ये इधर, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई इस फॉर्मूले के हिसाब से? बड़ी आएगी, तो μ2 बाय μ1 इनटू v। पक्का आ गया समझ? बड़ा अच्छा समझ गया। ठीक है, तो इसमें हमने ये दो चीजें समझ, इसके इसके लिए बाकी के लिए तो हमने काफी देखे, तो हमें वेलोसिटी भी पता है, इमेज भी पता है। ठीक है, अब अगर ये बंदा होता मल्टीपल स्लैब्स होती, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑब्जर्वर इधर होता ये 4/3 में, ये होता 3/2, ऑब्जेक्ट यहां होता, ये मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज निकालनी है, तो कुछ रखिए मत, सॉल्व कर लीजिए। पहले यहां से यहां भेजिए, तो यहां से यहां डायग्राम आता, किधर बनती है? टुवर्ड्स, तो 30 का 1.5 गुना कितना? 45। लेकिन ये इस पे गिरी, और अब अवे, और अवे तो 45 का 30 का 4/3 5/3 ये जो 45 का यहां से डिस्टेंस देखेंगे कितना है, तो यहां से डिस्टेंस आया 65, और 65 का 8/3, और फर्क नहीं पड़ता ये डिस्टेंस इसके अंदर आया कि इसके अंदर आया, वर्चुअल है। फिर से हम बोल रहे क्योंकि वर्चुअल है, रेज यहां तक पहुंची, ये तो हमारी लोकेशन आ गई। अब दूसरा हमें क्या करना है, लोकेशन के बाद वेलोसिटी चाहिए वहां, और वेलोसिटी निकालने के लिए बस आपको ये समझना होगा कि जैसे मान लो μ1 μ2 μ3 था, तो इसकी वेलोसिटी v1 होती, तो जब ये इस मीडियम में एंटर करता तो वेलोसिटी v1 इनटू μ2 बाय μ1 होगा, और जब वो इसमें एंटर करेगा तो आंसर μ3 बाय μ2। ध्यान दीजिए, हम ऐसा डिस्टेंस में नहीं कर पा रहे, डिस्टेंस में ये नहीं कटेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का जब करोगे तो हर बार ये जुड़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में कांस्टेंट जुड़ेगा, डेरिवेटिव करने में मर जाएगा। तो वेलोसिटी में ये रेशियो अच्छा बन जा रहा है, डिस्टेंस में ये नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि पहले मान लो डिस्टेंस x था, तो अगला डिस्टेंस x इंटू μ2 बाय μ1, और अगला डिस्टेंस प्लस d इंटू μ3 बाय μ1। ये समझ रहा है? क्लियर? और इसमें बार बार हमें ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि ये डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस इतना आएगा, लेकिन ये भी समझ में आए कहां से, वेलोसिटी कहां से, ये फर्क नहीं पड़ता, असली है वो। पक्का समझ रहा है? तो वेलोसिटी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन पोजीशन निकालनी है तो आपको इंस्टॉलमेंट में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए कॉमन सेंस से बड़ा कुछ नहीं, कॉमन सेंस कह रहा है दूर आएगा तो दूर ही आएगा। ठीक है, और आपका फॉर्मूला कुछ और कह रहा है, मतलब गलत फॉर्मूला है। ठीक है, कॉमन सेंस पे ज्यादा भरोसा करिए। ठीक है, तो मेन ये चीजें याद रखने वाली। ठीक, हाँ, इवन अगर हम करना भी चाहें तो हमारे पास दूसरा तरीका है इसको करने का। एक मिनट, अब मल्टीपल स्लैब्स कहां करते हैं, मैं हालांकि रिकमेंड नहीं करता कि ये याद करिए, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। μ1 μ2 μ3 μ4 μ5, ऑब्जर्वर इधर है, सोर्स इधर, इसकी वेलोसिटी v1 वेलोसिटी v2, ये थिकनेस t1 थिकनेस t2 थिकनेस t3, ये डिस्टेंस। तो पहला वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइनल इमेज, तो ये v1 इंटू μ5 बाय μ1 i कैप प्लस v2 g। लेकिन लोकेशन निकालनी है, अब होना चाहिए लोकेशन, और इसकी लोकेशन निकालने का तरीका है, ठीक, कि एक तो तरीका है कि सबका सॉल्व करते जाओ, हमेशा आंसर है।
दूसरा तरीका हम स्लैब ढूंढ लें, सभी को स्लैब में तोड़ दें। तो सभी को हम स्लैब में तोड़ दें तो स्लैब कितना शिफ्ट देती है? 80 म्यू 1 1। अगर दोनों तरफ 1 है तो किस तरफ शिफ्ट देती है? जिस तरफ रेंज जा रही हमेशा उसी तरफ। और इवन अगर ये ऐसे भी गिर रहा होता तो भी आंसर देखिएगा, जिस तरफ रेंज जा रही थी शिफ्ट उसी डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन शिफ्ट होता है इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेंज। और कितना? T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये आंसर कब आया? जब एयर थी। और अगर कोई और मीडियम होता, म्यू 0 होता, तो म्यू बाय म्यू। हाँ, अगर म्यू 0 म्यू से बड़ा हो गया तो शिफ्ट नेगेटिव आ जाएगी, और शिफ्ट नेगेटिव आ जाएगी मतलब फिर उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कम शिफ्ट होता है जब इसका म्यू बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म लेस देन बनाएगा। याद है ना ये? ठीक। तो अब हमें इसको चाहिए तो हम स्लैब बना लें। स्लैब बनाते तो हम सभी को इस म्यू 2 बीच में एक पतली सी एयर हम हर जगह हमेशा ही मार सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये कभी भी आप एयर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पतली स्लैब तो एक एयर यहां मानी पतली, एयर यहां, एयर यहां, एयर यहां। लेकिन जरा सोचिएगा कि एयर यहां मानी तो ये तीनों कांस्टेंट शिफ्ट देगी, लेकिन इसका शिफ्ट तो निकालनी पड़ेगी, नहीं ऐसा? और फाइनली ये एयर में नहीं है, फाइनली ये किसी और में, तो एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर ये कैसे लिखेगा? तो देखिए, यहां से रेज ऐसे आती, ये इस तरह, ये कांस्टेंट शिफ्ट, तो यहां से पहला ये डिस्टेंस अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये जो डिस्टेंस हम d एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये d नहीं होगा, d बाय म्यू। ये d बाय म्यू से रेज आएंगे, d बाय म्यू से, और प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन इन सभी ने एक फॉरवर्ड शिफ्ट दिया होगा, और शिफ्ट कितना होगा? t1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1, t2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2, t3 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3। ये डिस्टेंस आ गया यहां से, लेकिन आंसर ये नहीं है, अभी उसके अंदर जाएगा। तो ये आया एयर में, यहां से रेस ऐसे आ रही है, और अब कैसे जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा? म्यू 5। करता था, समझिए क्या किया हमने? इन सभी स्लैब को सेपरेट कर दिया, एयर 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 एयर। अब देखिए, इसका तीनों का शिफ्ट कांस्टेंट होगा, लेकिन वो शिफ्ट का फॉर्मूला तो तब लगेगा जब रेस एयर में आ जाए। तो पहले हमने रेस को एयर में भेजा, तो यहां से जब एयर में जाती है तो डी से आते हुए नहीं फील होगी, डी बाय म्यू 1 से आते हुए फील होगी। शांत पड़ गया बच्चे, बड़ा सा बना नहीं, अब तो बना फिर मुझे नहीं तो अगली बात तो ही बताना पड़ेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए काफी अच्छे हैं क्वेश्चन, कि हमें वहां तक भेजना है तो पहले इन सबको क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप मत मानिए एयर और सॉल्व कर लीजिए। पहला ये डी है, तो डी इंटू म्यू 2 बाय म्यू 1, मतलब पहला तरीका। यहां से डिस्टेंस कितना था? डी। हाँ, लेकिन कितना आएगा? डी इंटू म्यू 2 बाय म्यू 1, लेकिन इसमें थिकनेस टी जुड़ेगी, t1, और इसका म्यू 3 बाय म्यू 2, लेकिन इसमें क्या जुड़ेगा? t2, और इसका म्यू 4 बाय म्यू 3, इसमें क्या जुड़ेगा? t3, और इसका म्यू 5 बाय म्यू 4। अब हम इस मीडियम में आ चुके हैं, तो अब फर्दर कुछ नहीं होगा। और ये आंसर कहां से आया है? ये आंसर किस जगह से? इस बाउंड्री से। ये समझ में आया? ये इस बाउंड्री से आंसर,
क्योंकि T3 हम जोड़ चुके थे, मतलब यहां से डिस्टेंस लिखा था, उसका μ5 बाय μ1 किया है। क्या है समझ? ठीक है, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये समझ लो कि ये क्या हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला रख लिया है इसमें कि दिस अपॉन दिस इनटू दिस, ये आंसर आता है, और हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते गए हैं पूरे। तो अपने आप ही आंसर, बस हमने क्या ध्यान रखा कि पहला डिस्टेंस यहां से था d, अगला जब t जोड़ा यहां से, अगला t2 जोड़ा यहां से, अगला t3 यहां से, तो यहां से आंसर आ गया, क्योंकि हम dt में पहुंचे। एक तो तरीका हमारे पास ही है, और दूसरा तरीका हमारे पास ये कि हम क्या करें, पहले इसको इस वाले में से इसमें भेज दें, तो ये डिस्टेंस d बाय μ1 हो, और एक बार इसमें से आ गया तो जब इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, यहां जब पहुंचेगा तो टोटल डिस्टेंस अगर ये स्लैब नहीं होती तो कितना करता, d बाय μ1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3, लेकिन स्लैब ने सब आगे किसका दिया होगा, t1 1 माइनस 1 बाय μ1, t2 1 माइनस 1 अपॉन μ2, t3 1 माइनस 1 अपॉन, शायद 2 3 4 है ना, 2 3 4 ये, और अब ये जो डिस्टेंस मिला है वो यहां से मिला है, और इस पूरे में, और इसका मतलब ये यहां से आया, ये समझ रहा है, ये पूरा फिगर बना के ये इधर पहुंचा, तो ये यहां से डिस्टेंस ये, और अब ये रही ऐसे बनती, तो इससे जो भी डिस्टेंस मिला है उसका μ5, और ये आंसर एग्जैक्टली सही है। तो में से कोई भी, अदरवाइज एक ऑप्शन तो है कि इंस्टॉलमेंट में निकाल, सबका सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। किसमें मतलब क्यों, ये बताओ, ये यहां था, ऑब्जर्वर इधर है, ये डिस्टेंस 30 है, तो इमेज का डिस्टेंस कितना, 30 माइनस, तो ये कहां आएगी, पास आएगी, तो ये जो डिस्टेंस 30 था वो 30 ना होके t1 माइनस 1 अपॉन म्यू है, तो ये इंसिडेंट एक ही डायरेक्शन में खिसक रही, ठीक। हालांकि मेरे से मल्टीपल स्लैब बन नहीं रही है, सीधे आपका या तो स्लैब सीधा ये रिजल्ट आएगा या सिंपल एक ही सर्फेस आएगा। और हाँ, मैं बिल्कुल फॉर्मूले के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, क्योंकि ये अभी याद है, अभी निकाला है, तो याद है कि दिस अपॉन दिस ही है, तो फ्लो में बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो बाद में पहले फॉर्मूला निकालिए फिर लगाइए, नोट कर लो तो अच्छा। ये इतना डिस्टेंस इमेज फ्रॉम फाइनल इंटरफेस, फ्रॉम इंटरफेस ऑफ μ4 और वेलोसिटी ऑफ इमेज ये आएगी v1 into μ5 by μ1 I कैप प्लस v2 g। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कहां यूजफुल है, अगर म्यू बदल रहा होता, देखिएगा तो बहुत गंदा हो जाता अगर आप ये नहीं सोच पाते। म्यू मान लीजिए 1 प्लस एक्स, ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर है मान लो 9 मीटर, ऑब्जेक्ट यहां से 30 सेंटीमीटर, इसकी वेलोसिटी v1 और v2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रेंज इस तक पहुंचेगी तो किस मीडियम में है तभी म्यू इक्वल टू 3, यस सर, यहां तक जब पहुंचेगी तो म्यू इक्वल टू 3 है, तो इसका 3v1 I कैप प्लस v2 j, क्योंकि सिर्फ आपको ये वाला व्यू और वो व्यू देना है और यहाँ पे है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ये होता कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन किस चीज का, शिफ्ट का, क्योंकि आप शिफ्ट से नहीं करोगे, हालांकि तरीका है, जरूरी नहीं हम शिफ्ट से करें, हम क्या करें यहां से एक रे भेजें और यहां से किसी भी इस पर रेखा एंगल ढूंढ लें, tan थीटा रीवर में dx सॉल्व करें, इक्वेशन ही मिल जाएगी। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, हम सीधे क्या कर सकते हैं कि यहां से यहां तक इसको दो हिस्सों में तोड़ लें, यहां एयर मान लें, यहां एयर मान लें,
फिर म्यू इक्वल टू 3 में भेज दें। अब दोनों तरफ एयर, अब दोनों तरफ एयर और बीच में हम छोटे छोटे पार्ट लेते, सब में बीच में एयर है, तो सबकी छोटी सी शिफ्ट निकाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसकी लोकेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 सेंटीमीटर और 2 मीटर, तो ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 230 सेंटीमीटर, ये 230 ना होके माइनस dx 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 0 से 2, ये दिलाया, लेकिन आंसर ये नहीं है, ये तो आंसर एयर में पहुंचा है और अभी ये ऐसा और ऐसा बनने वाला है, तो इनटू 3। ये सोच पाए? यस सर। तो बहुत ध्यान रखिए, जब भी हम एयर बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जर्वर एयर में नहीं है, ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में, और हम वहां एयर ला चुके हैं, तो एयर से एक बार उस मीडियम में हमें पहचान पड़ेगा। और ये हमेशा ट्रू है, चाहे लेंस के लिए बात कर रहे हैं चाहे सरफेस के लिए, एयर कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्वर को एयर में नहीं रख सकते, और कमाल की बात है ऑब्जेक्ट को एयर में रख सकते हैं। यहां एयर मान लोगे प्रॉब्लम नहीं हो, वजह समझ लोगे तो सुखी रहोगे आप। ठीक, यहां पे हम एयर मान सकते हैं, यहां पे एयर मानना करें मींस इस क्वेश्चन में मैं यहां एयर माना था, यहां एयर माना था, ये माना था, सॉल्व मैंने ऐसे किया एयर और ये आया समझ। मैंने यहां एयर नहीं मानी, लेकिन मैं कह रहा हूं मान सकते हैं, आंसर तो फर्क नहीं पड़ेगा। वजह एयर अगर होती या नहीं हो, मान लीजिए हमने एयर मान ली, लेकिन ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में, लेकिन यहां से जो डायग्राम बनाते वो कैसा होता, चाहे मुड़ता या नहीं मुड़ता, डिस्टेंस तो यही आता है। इससे इसका डिस्टेंस कितना है? 0। अगर तुम मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो क्या फर्क पड़ता है? 0 रहेगा। मतलब यहां इसके पास इनफाइनाइट डाइवर्जेंस, इसमें म्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये वहां तक पहुंची तो उनके लिए कुछ डिस्टेंस आ चुका, और उसमें म्यू मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे फर्क पड़ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां एयर मान लेते और एक स्लैब मान लेते, आंसर सेम। ठीक, तो जैसे देखिए मैं यहां क्या बताना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए ये कंटेनर होगा, इस पे यहां ऑयल है, ये वाटर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और यहां म्यू 4/3 म्यू 3/3 म्यू 4/3 म्यू 5/6 ऐसा। और यहां से हम देख रहे हैं ये इसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ, ऑल्दो ये एयर बीच में एयर हम मान सकते हैं, यहां एयर नहीं, लेकिन हम फिर भी एयर मान सकते हैं, तो आंसर आएगा 40 माइनस 20 माइनस 1 अपॉन 6 बाय, ये क्या है 6/5 माइनस 20 1 माइनस 1 अपॉन 4/3। ये फिर आया क्या? हमने इसको क्या किया, यहां एयर मान ली, यहां एयर मान ली, यहां एयर मान ली। अब ये इनफाइनाइट डाइवर्जेंस का तो फर्क पड़ेगा, इसीलिए एयर से एयर में जा रहे हैं, तो शिफ्ट का फॉर्मूला काम कर जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हमने ऐसे नहीं किया हो, पहले आंसर देखते हैं कितना बनेगा। 40 माइनस 20 1 माइनस 5/6 माइनस 20 किया। मान लो हमने ऐसे नहीं किया हो, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, पहले यहां से रेज यहां भेजते, और ये 4/3 ज्यादा बड़ा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता, ये भी आया, और फिर से एक बार और अवे फ्रॉम नॉर्मल होता, तो ये जो हम 20 सोच रहे थे वो 20 नहीं होगा, 20 इंटू छोटा हो गया 6/5/4/3, ये समझ पाए। और ये लेंथ कितनी होगी, ये 20 समझ लो, तो इसमें 20 जोड़ दो, एक और भी होगा, तो 20 + 20 इंटू 6/5/4/3 इंटू 5/6, इसको सिंप्लीफाई करो, तो 20 इंटू 5/6 प्लस 20 इंटू
और सही बात है, 18 20 दोनों को बांट दो, 8 20 इसको दो, तो 20 माइनस 20 बाई 6, 20 इंटू 5 बाई 6, 20 इंटू 3 बाई 4। सेम लिखे हुए, पक्का समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन अगर इसकी लोकेशन और ऑब्जर्वर ये होता, इसकी लोकेशन पूछी होती, ऑब्जर्वर ये होता, और आपने दोनों तरफ एयर मान ली होती, आंसर गलत आ जाता। और आंसर में रेशो का अंतर आता 4/3 वाला रेशो। तरीके समझ में आया? ये सही है। अब मैं दूसरा बता रहा हूं, दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने इसमें उल्टा मान लिया होता, मतलब ऑब्जर्वर इधर बैठा है 4/3, ये 5/6 है, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से 20 20 30। तो एक तो तरीका क्या था कि हम बिल्कुल बेसिक सॉल्व करें, पहले यहां से यहां भेजते, तो यहां से यहां भेजते तो आंसर क्या आता? तो व्हाट्स द नॉर्मल? ये लेंथ कितनी आती? 20 का 6/, चला है? अब ये इसमें 20 और जुड़ जाता, इसमें 20 और जुड़ जाता, और फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल होता। तो फाइनली ये डिस्टेंस कितना आता? फाइनली यहां से 20 + 20 × 6/5 into 4/3/6/5, तो 20 into 4/3/6/5 plus 20 into 4/3, ये आंसर। ये सही तरीका है क्योंकि यहां आपने कुछ जबरदस्ती का चेंज दी। लेकिन अब हमें लगा कि शिफ्ट वाले से करना ज्यादा आसान है क्योंकि फॉर्मूलेज लग जाते हैं हमारे, मेहनत कम पड़ती है। तो ये तो हमने एयर मानी, एयर मानी, एयर मानी और ये मानी। लेकिन ये मानने के लिए बेहतर है ये माने तो सही है। यस सर। और अब की बात ये 20 20 20 60 आता, माइनस यहां चेंज कितना आया? 21 - 5/6। यहां से चेंज कितना आया? 21 - 3/4। देख तो फायदा म्यू रिलेटिव नहीं लेना पड़ता, ठीक। लेकिन नुकसान ये है कि आंसर सही नहीं है, और आंसर ये हमारा आया है यहां से निकली रेस, यहां निकली और यहां एयर में। अब यहां ये ऐसे है, तो दिस इनटू 3, और ये डिस्टेंस आएगा यहां से। हाँ, एक और ये डिस्टेंस यहां से आया है, तो ये जो डिस्टेंस मैंने लिखा है वो भी कहां से लिखा है? नहीं, वो मैंने यहां से लिखा है, वो यहां से लिखा, उसमें 20 जोड़ दोगे तो यहां से नहीं है। समझ, यहां से लिखा है, हम थोड़ी ना रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा, हम तो उसी मीडियम में पहुंच गए। तो पहले डिस्टेंस यहां से लिखा था, अब डिस्टेंस कहां से? यहां। तो इसकी इमेजेस बनाने के लिए आपको अब हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन ये शाम को जाइए, और क्वेश्चन 3 तो इन तीनों क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सा, पहले यहां से यहां इस पे गिरेगा, फिर इस पे गिरेगा, फिर इस पे आएगा। तो हम कोई बीच में एयर नहीं मान रहे हैं, हम सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली हम किसी में एयर नहीं माने, तो मान लीजिए ये 60 होता, फोकल लेंथ 40 होती, ये लेंथ 30 होती, म्यू होता 3/। तो आपको फिगर समझ में आना चाहिए, 60 40 120। 120 इसका मतलब ये कहां रीड करता? 90 पे,
ये पीला 90 पे मीट करता लेकिन टुवर्ड्स यहाँ अवे 90 से ज्यादा है कम, सीधे ये क्वेश्चन 90 से ये तीन आया और 90 से कितना ज्यादा 3/2। ये पहले बात। उम्मीद है कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ एयर वेयर का लफड़ा नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हैं। मान सकते थे यहाँ एयर मानते स्लैब बन जाती, स्लैब का फॉर्मूला लगता, लेकिन फिर से उस मीडियम में भेजना। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वाकई में स्लैब मान सकते हैं। जैसे म्यू मान लीजिए होता 3/2, म्यू होता 4/3। इसको सॉल्व करने के एक तो तरीका है कि नॉर्मली सॉल्व करिए, यहां से रेज भेजिए अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये पिलाया और अवे फ्रॉम नॉर्मल कितना, ये 30 का तो 30 का 4/3/2 तो 8/9, 30 का 8/9, 30 का 8/9 प्लस 40 और प्लस 40 का अवे फ्रॉम नॉर्मल तो 30 का 8/9 प्लस 40 का 3/4। तो ये सॉल्व करने पे आया 50 आ गया पूरा, टोटल 50। तो ये डिस्टेंस आ गया 50। तो 1/50 का डाइवर्जेंस, 1/60 का कन्वर्जेंस आया समझ? अरे यार 30 और 20 30 और 20 सही तो 50 तो एक और 20 जोड़ना है। ओके 50 यहाँ से, ये 20 और जोड़ा 70, ये हमारी फाइनल आंसर है। और चूंकि ये इसको कन्वर्ट कर देगा तो रेस ऐसी है। तो यहाँ पे अप्रोच हमारे पास ये था, या हमारा अप्रोच क्या होता कि हम नहीं करते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती, एयर 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 ये और ये ऑब्जेक्ट यहाँ। ऑब्जेक्ट दरअसल किसी और मीडियम में, रियलिटी ये है कि ये ऐसे माना चाहिए। ये समझ पा रहा? सही ये है कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसी में रखो, लेकिन इससे यहां पहुंचेगा तो डिस्टेंस 0 ही है, क्योंकि ये 0 है, 0/μ है इनटू μ है, तो हम सीधे शिफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना सही है, लेकिन आएगा कितना 90 माइनस 40 इंटू 1 माइनस 1/30 और ये कितना है 40 इंटू 1 माइनस तो 90 माइनस 10 माइनस 10 आगे 70। तो ये कैलकुलेशन उसके मुकाबले इजी है। तो ये 70 से आ रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो सीधे दी की वैल्यू। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, म्यू की वैल्यू 2 है, फोकल लेंथ 30 और ये वाली लेंथ मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, म्यू 3/2 और ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। तो क्या होता, पहले यहां से आता, यहां से जब इस पे गिरता तो रे डायग्राम ऐसे होता, मतलब ये पास आ जाता और कितना 10 सेंटीमीटर T1 - 1/μ 10 पास आ जाता। तो ये 10 पास आ जाता तो यू की वैल्यू कितनी बचती 40, फोकल लेंथ थी आंसर 120 तक कन्वर्ज करेगा। 120 में से और ये फिगर अंडरस्टूड है ऐसा लगेगा, तो जहां कन्वर्ज करता उससे आगे कन्वर्ज करेगा और कितना आगे 15 1/1/μ 5 सेंटीमीटर आगे। तो जो 120 होगी 125 आगे। हाँ शीट 2 क्वेश्चन 1 3 32 33 34। अच्छा इस वाले केस में क्या होता है, ये
ये V1, ये V2, म्यू थिकनेस T, ये डिस्टेंस D, लोकेशन ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज क्या है? V माइनस कहां से? फ्रॉम सिल्वर सरफेस। ये समझ में आया? और वेलोसिटी ऑफ इमेज म्यू टाइम्स ऑफ पलट लो, इसको काट लो, आखिरकार ये मिरर ही तो है, आखिरकार ये प्लेन मिरर है। दरअसल क्या होगा, जब ये यहां से यहां जाएगा तो म्यू गुना होगा, लेकिन रेंज वापस आएंगी तब इमेज बनेगी। ये डबल शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि एक जाते समय शिफ्ट है, एक आते समय शिफ्ट है। तो जाते समय म्यू टाइम्स मैग्नीफाई होगा, आते समय 1/म्यू टाइम्स होगा, कट जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें हमें बड़ा दिखता है। थिक मिरर में हमें साइज अपनी बड़ी दिखती है। वो इस वजह से नहीं दिखती कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, पास आ गई है इस वजह से 1 से बड़ी। या समझ, ऐसा होता है। थिक मिरर, अगर मिरर की थिकनेस अच्छी खासी है तो हम अपनी इमेज देखेंगे, हम बड़े दिखते हैं, ठीक, नॉर्मल मिरर के मुकाबले। और नॉर्मल मिरर के मुकाबले बड़े इसलिए दिखते हैं कि नॉर्मल मिरर पे जितने डिस्टेंस पे इमेज बनती है उससे कम पे इमेज बनी, और पास आते हैं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ता है। एंगुलर लीनियर मैग्निफिकेशन से ही। तो मैग्निफिकेशन अभी भी इसका +1 या -1? +1 या -1? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 या -1? मैग्निफिकेशन के साथ कुछ ना दिया हो तो हम ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाला -1, और कुछ नहीं दिया तो ट्रांसवर्स की बात चल रही है। और फ्लैट सरफेस का मैग्निफिकेशन, फ्लैट सरफेस का मैग्निफिकेशन कितना है? फ्लैट सरफेस 1 +1 वंस अगेन ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वाला +1 है, लॉन्गिट्यूडनल वाला +μ2/μ1। ये समझ रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वाला +μ2/μ1। फ्लैट वाला, एक मिनट, किसी भी तरह की फ्लैट सरफेस होगी, ट्रांसवर्स वाला वही इसलिए, ठीक है। आगे बात थ्री का स्पीड कितनी है? तो हो सकता है ये तो डी के बराबर निकल सकता है ना, तो सही तो ले। चलो, और क्या है? स्पीड ऑफ बर्ड, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बड़ा निकल जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा, 42, 32, 33, 34 और देख लो, टू रिफ्लेक्शन। अरे एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट है ना, मेरे ऊपर जा रहे हैं 8 सेंटीमीटर/सेकेंड। एक मिनट, तो हम ऐसे निकालेंगे, अच्छे समझिए। ये अगर लेंथ x होगी, ये अगर लेंथ x होगी, ठीक है, तो इसकी इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वाली थिकनेस अगर मान लेते हैं, ये एक मिनट, ये मान लेते हैं d, ये d मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, तो इसकी इमेज यहां से किधर आई? d + x, ये आई, ये x है तो d + x माइनस 2x 1 - 1/, आता। लेकिन ये वाला पॉइंट तो मूविंग है, तो मैं इसकी इमेज की लोकेशन यहां से निकालता हूं, क्योंकि ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है। तो यहां से लोकेशन कितनी आती? d + 2x -2x 1 - 1/μ। तो ये कितना आया? d + 2x/μ। और इसका डेरिवेटिव, तो d का डेरिवेटिव कितना है? ये 0, 2/μ dx/dt। ये वेलोसिटी है।
म्यू कितना है 4/3, dx by dt कितना है -1, ये आया आंसर -12, चल नहीं आया ना आंसर? यस सर। ठीक है, आगे समझ। हाँ, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता था इन क्वेश्चन को करने का, एक मिनट, कि आप डेरिवेटिव मत करो, 1 सेकंड बाद पोजीशन ढूंढ लो, क्योंकि आंसर तो कांस्टेंट ही आ, तो 1 सेकंड में ये कितना खिसक जाएगा, 1 सेकंड बाद इमेज की पोजीशन ढूंढ लो, जितना खिसक गई वही आंसर। फिलहाल मैंने समझिएगा, 1 मिनट, ये है डिस्टेंस x, तो ये आखिरकार ये मिरर थिक मिरर वाला केस है, तो थिक मिरर से जो डिस्टेंस होगा उतना पीछे माइनस ये, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस वहां से निकला है जो खुद मूव कर रहा है, तो इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी नहीं होगा, इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस होगा, इसीलिए मैंने डिस्टेंस यहां से निकाला, क्योंकि ये वाला पॉइंट रेस्ट है, तो यहां से डिस्टेंस निकाला, उसको डेरिवेट किया, सो दैट असली रेट ऑफ चेंज मिले, अदरवाइज इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, कैसा? हाँ, लास्ट में मैंने जोड़ना मत भूलना, आंसर नहीं आ रहा, ठीक, लेकिन सेम रहेगा ये वाला तरीका सबसे कि निकालिए और ये सबसे अच्छा तरीका। शाम हो जाओ, स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल सरफेस का आंसर -μ1/u प्लस μ2/3 μ2 माइनस μ1/r, ये आंसर। ठीक, इसका प्रूफ स्कूल में आ सकता है, तो प्रूफ करने के लिए एक किसी केस का आंसर हम लिखते हैं, जैसे हम इसका आंसर लिखते हैं, यहां से ये नॉर्मल हो गया, ये सेंटर हो, यहां से ये बनाया, ये हो गई इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये एंगल हमारा अल्फा, ठीक, ये बीटा, ये गामा, और मेरे ख्याल से आपको तरीका पता होगा, ये आई निकालिए, ठीक है, नॉर्मल के साथ एंगल था, ये आर है, तो आई की वैल्यू कितनी है, बीटा प्लस अल्फा है, आर की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा है, और साइन आई μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, तो μ1 साइन आई कितना है, बीटा प्लस अल्फा, और साइन बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, समझ गए? तो ये बना tan बीटा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू μ2 साइन आर क्या है, बीटा माइनस अल्फा, tan बीटा माइनस tan गामा, और बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा हाइट अपॉन ये 3 मान ले, h अपॉन पीओ, tan अल्फा h अपॉन ये भी हो लिए, ये भी हो, सीधे pc h अपॉन पीओ इज इक्वल टू μ2, tan बीटा कितना है, h अपॉन pc, और tan गामा कितना है, h अपॉन पी है, h हर जगह से कट गया, तो रिजल्ट क्या बना, μ1/PO प्लस μ2/PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/PC, लेकिन अभी काम हुआ नहीं है, अब साइन कन्वेंशन रखेंगे, तो PO की वैल्यू माइनस यू, या PO की वैल्यू कितनी है, माइनस PO या माइनस यू, ठीक है, PI की वैल्यू प्लस V, और PC की वैल्यू प्लस R, क्योंकि ये राइट है लेकिन वो लेफ्ट है, तो μ1/u प्लस μ2/v, μ2 माइनस μ1/r, हमने इसके लिए निकाला है, हर चीज के लिए सही, आ गया, बाकी आपने लिख रखा है उसमें, तो प्लस μ2/v, μ2 माइनस μ1/r, और इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है, वही जो लेंस का होता है, लेंस का आता है v/u, लेकिन v बाय μ2 u बाय μ1, नेगेटिव आएगा या नहीं,
नहीं आएगा क्योंकि लेंस में नहीं आता, क्योंकि लेंस में नहीं आता, क्योंकि लेंस में अपने आप नेगेटिव हो जाता है, अपने आप ही अपोजिट साइड। मिरर में अपने आप नहीं होता क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये भी चेंज आएंगे, लेकिन यहां पलटना चाहिए तो यहां माइनस। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन v स्क्वायर बाय u स्क्वायर म्यू टू। ठीक, ध्यान देने वाली बात, इसकी फोकल लेंथ दोनों डायरेक्शन में अलग अलग है। इस तरफ से फोकल लेंथ कुछ और आएगी, उस तरफ से कुछ और आएगी, क्योंकि जब इस तरफ से भेजेंगे तो ये में इंफिनिटी होगा, ये एफ होगा, और ये जो था उस तरफ से भेजेंगे ये इंफिनिटी होगा, ये एफ होगा, और ये जो होगा तो आंसर दोनों तरफ से अलग अलग है, तो फोकल लेंथ डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। या आपको शायद याद हुई जनरल केस, ये मैंने बताया था, याद है, μ1 μ2 μ3 μ4, तो हम इसमें भी μ1 बाय u प्लस μ4 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1, μ3 माइनस μ2 बाय r2 और μ4 माइनस μ3 बाय r3 विद साइन कन्वेंशन। ये और ये वाला समझ लेते हैं। इनको करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन आर, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन आर विद साइन कन्वेंशन। या तो ये करिए या सोच लीजिए वो सरफेस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, तो आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, तो ये और इसमें अगर फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ में ये इंफिनिटी लेते तो ये बन जाता इस तरफ से, और उस तरफ से आते तो ये इंफिनिटी है, तो वैल्यूज बदल जाती है। ठीक, तो पहला केस स्फेरिकल सरफेस का। दूसरा, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 1, तो ये समझने के लिए रेडियस 7 30 3/2 4/3 4/3 ये होता है। तो यहां से हमें निकालना होता फोकल लेंथ मान, तो यहां से रेंज ऐसे ही जाती है, तो क्या बनता -4/3 बाय माइनस इंफिनिटी प्लस 1/3, इस तरफ 3/2 माइनस 4/3 अपॉन इसका सेंटर इस तरफ है पॉजिटिव साइड प्लस 60, यहां पे 4/3 माइनस 3/2 माइनस 60 प्लस 1 माइनस 4/3 अपॉन प्लस 1 माइनस दिस अपॉन प्लस। ठीक, तो 3/2 माइनस 4/3 ये जो भी है 9/8 समझ गया, 1/360 सही। और पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आना था क्योंकि टेंस ये टेंस वाला पार्ट कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला पार्ट 4/3 ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, आंसर ये भी पॉजिटिव आया और आंसर ये वाला पार्ट नेगेटिव आया, और आना भी था क्योंकि ये होंगे। शायद याद हो मैंने बताया था कि जिस तरह बेल से उसको डाउन कर दो और ये लेयर, और यहाँ लास्ट वाले में ये वाला लेंस है, ये वाला लेयर है इस वाले में, तो ये कॉन्केव लेंस के तरफ रिजल्ट कर रहा है। इस वाली सरफेस के लिए बात करते हैं तो बात लेंस ये वाला है, ये लेयर ये भी कॉन्वेक्स और यहाँ भी कॉन्वेक्स, या फिर फॉर्मूला प्रॉपर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और उस तरफ से जब हम आते तो ये 4/3 का अंतर आ जाता, उस तरफ से आते इस तरफ से आते ये तीनों टर्म एज इट इज आते, क्यों ये पलटते तो ये भी पलटता, ये पलटते ये भी पलटता, ये पलटते ये भी पलटता, बस अंतर आता कि -1/-∞ और 4/3 का ये समझ में आ रहा है, ये टर्म सेम आएगा, अंतर इस वाली का है।
अब अगर हमें कोई फिगर दे रखा है, जैसे हमें ये दे रखा है, ये यहां से 2r है, ये किया, अब हमसे पूछा होता म्यू की वैल्यू कितनी हो, ठीक। या क्वेश्चन ऐसा होता कि अब म्यू की वैल्यू पूछिए, या क्वेश्चन ऐसा होता, पहले आसान रखता हूं, एक मिनट, क्वेश्चन पूछा होता कि म्यू की वैल्यू रिट्रेस करने के लिए क्या हो, ठीक। या क्वेश्चन होता म्यू की वैल्यू रिट्रेस करने के लिए। तो बेसिकली हमें इनका फिगर बनाना है, तो इसमें और इसमें फिगर एक ही तरीके से बनेगा, ये आसान केस है। रिट्रेस कब करेगा, ये आगे समझ। और अगर ये डिस्टेंस कुछ मान लीजिए 2r दे रखा है, तो इसके लिए इस सरफेस का आंसर क्या बनेगा, -1/-2r चला है, प्लस म्यू बाय इंफिनिटी, और म्यू -1/r आया समझ। तो म्यू -1/r इज इक्वल टू 1/2r, म्यू की वैल्यू 3/2। लेकिन इस वाले में फिगर कैसा बनेगा, यहां से रेस ऐसी आएंगी और ऐसे गिरेंगी और फिर इस पे ऐसे गिरेंगी, ये फिगर है। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट प्रोसेस, पहले r से इस पे गिराओ तो ये म्यू r आएगा, आएगा। और अब इस वाली सरफेस पे कहां से गिर रहा है, -μ बाय, ये भी आया, -μ बाय μr प्लस r नेगेटिव, भूल मत जाना, ये नेगेटिव यहां से गिर आ रही है म्यू मीडियम से, इस पे गिर गई और इमेज कहां बनी, 1/∞, और ये 1 -μ बाय -r, ये समझिएगा अच्छे से। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट, पहले यहां से इस पे गिराइए, फिर इस पे गिराइए, फिर इस पे गिराइए। तो पहला पार्ट हमारा है ये म्यू r, शांत हो जाओ। फिर यहां से डिस्टेंस r, एक मिनट, ये दिखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन काफी छोटे एंगल से, मतलब आप इस हाइट को निगलेक्ट करिए। तो ये आया इस मीडियम में, तो -μ से शुरू हुआ और μr प्लस r, लेकिन ये भी नेगेटिव, और 1/∞ इज इक्वल टू 1 -μ बाय -1 फाइनल माइनस इनिशियल बैलेंस, और इसको सॉल्व किया तो म्यू की वैल्यू आ गई, शायद क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक। चलो इस वाले में पूछा गया है, इस वाले में, तो इस वाले में पहले ये समझ गए, ये मानो, तो मान लो कि ये फिगर ऐसा था, कोई एक फिगर मान लो, उसके लिए सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे, -1/-∞ प्लस म्यू बाय 3, म्यू -1/r, तो v की वैल्यू आ गई μr बाय म्यू -1, लेकिन ये कहां से आई है, हमें पता नहीं है कि ये 2r से बड़ी है कि नहीं, मान लो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां से लेंथ ले लेंगे, μr बाय म्यू -1 -2r, जिला, और इस सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, -μ बाय, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे इस मीडियम से आए, बाय प्लस का कितना, μr बाय म्यू -1 -2r प्लस 1/, ये दे रखा होगा, मान लेते हैं r, इज इक्वल टू 1 -μ बाय -r। वंस अगेन म्यू में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। मीन्स मैं दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, एक में जहां हमें फिगर सर्टेनली पता है कि ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहां पक्का पता है कि यहां डाइवर्ज होती, मतलब ऐसे गया और ये इधर आता और इसके बाद ये फिगर बनेगा। इसमें भी हमें फिगर पता, इसमें ये हमें नहीं पता, हो सकता है ये पहले ही में मीट कर जाए,
हो सकता है इधर मीट कर जाए फिर कुछ और फिगर बने, हो सकता है इधर जाए फिर ऐसा बने, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फिगर बनाइए आंसर सही है, बशर्ते आप साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। इवन फाइनल इक्वेशन ही सेम बनती है, ठीक। बस इसमें बहुत कॉशियस रहना है कि रेंज किस मीडियम से है, वो म्यू1 एयर से आ रही है, म्यू1 यहां से आ रही है, ठीक। चलो आगे हाँ, लेंस वाले में स्कूल में लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। और इसका प्रूफ मैं लिखवा चुका हूं, बस मैं याद दिला रहा हूं हमें क्या करना है। बस अगेन किसी फिगर के लिए सॉल्व करना है, हम इस फिगर के लिए सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं पहली इमेज बनेगा, फाइनल इमेज आई है, ये आई है, ये ओ, इस फिगर के लिए सॉल्व करेंगे R1 R2। तो लेफ्ट सरफेस के लिए ये P म्यू1 बाय PO माइनस प्लस म्यू बाय PI डैश म्यू माइनस 1 बाय प्लस R। इस वाली सरफेस के लिए बोलो इक्वेशन माइनस म्यू बाय PI डैश प्लस 1 बाय PI इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाय, दोनों को ऐड कर दो तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PI इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन आंसर ये नहीं, आंसर में PO ही माइनस U है, PI ही प्लस V और R1 ही R1, लेकिन R2 माइनस R2। R1 वाकई में पॉजिटिव लेकिन R2 नेगेटिव। अब वैल्यू छापते और 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन P म्यू2 माइनस म्यू1, सॉरी म्यू भी लिया था म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब वैसे एक मिनट समझ गए ना आपको, ये कर लेना तो म्यू रिलेटिव आ जाएगा, ठीक। तो मैंने जो लिखवाया है वैसे लिखना है, बस आप किसी एक फिगर के लिए और लास्ट में अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, सो दैट हर रिजल्ट के लिए आंसर सेम। लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये आया 1 अपॉन U 1 अपॉन V, और बहुत इंपॉर्टेंट ये म्यू रिलेटिव है, और बीच में माइनस म्यू2 म्यू1 म्यू1, ठीक है। हालांकि ये कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव होगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो कॉमन सेंस से समझ में आ जाता। अगर अंदर का म्यू ज्यादा है और शेप कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स आएगा, लेकिन शेप आपका कॉन्वेक्स और ये 1.2 और बाहर 1.3 होता तो पक्का फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। तो क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 3/2 4/3 4/3 ऑब्जेक्ट इधर 60 सेंटीमीटर, लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 3/U और लॉन्गिट्यूडल तो इसके लिए भी ट्रू है। अगर दोनों का मीडियम सेम है तो मैग्निफिकेशन सीधे 3/U है। तो इसको करने का तरीका, इसकी फोकल लेंथ निकालना, इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी 3/2 by 4/3 minus 1/30 minus 1/, ये सीधे समझ में आना चाहिए, दोनों सर्फेसेस कॉन्वेक्स से जुड़ जाए और जुड़ेगी। तो कितना बनाई 1/8 into 1/20 1/, फोकल लेंथ आई 160 और वाकई में प्लस ये 60 है, और अपन आपसे -1/-60 प्लस 1/3 1/160 1/60 माइनस 1/160, ये देगी पहले बार। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये कितना आया 96।
की वैल्यू -96, मतलब फिगर कैसा बना है, और ये जस्टिफाई भी हो रहा है कि डाइवर्जेंस खत्म तो कर रहा है लेकिन पूरा कर नहीं पाए, तो 96। और पीछे है मतलब वर्चुअल है, दूर मतलब मैग्नीफाइड है, और एक ही साइड मतलब डायरेक्ट है। लेंस में एक ही साइड मतलब डायरेक्ट है। ठीक, अब बहुत जरूरी है लेंस वर्सेस मिरर। जब फॉर्मूले की बात करेंगे तो लेंस का, शांत हो जाओ, मिरर का फॉर्मूला, इसका मैग्निफिकेशन V/U माइनस V/U, और लॉन्गिट्यूडल V²/U माइनस V²/U। इसमें सेम साइड मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सेम साइड मतलब डायरेक्ट, और इसमें सेम साइड मतलब यू की सेम साइड। शांत रहिए। और ये दोनों में ही सही है कि जो फादर इज लार्जर, ये दोनों में से। और रियल और इन्वर्टेड, यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां भी नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज, और यहां भी नेगेटिव मतलब, समझ लो अच्छे से ये मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मिरर का रियल स्पेस ये, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज,